हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं अपना चैप्टर प्रेशर, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2। सो आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज़ एकदम क्लियर पहुंच रही होगी। एंड लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर में प्रेशर के बारे में जाना था। हमने ये जाना था कि क्या लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करती है, और इन सब के आंसर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे, है ना। तो आज की क्लास में हमें कहां से कंटिन्यू करना है, एवर हर्ड ऑफ। तो यहां पे लिख दिया था मैंने कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और आज ही है वो नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलो, सो डू यू नो दैट बेस ऑफ अ डैम इज मच ब्रॉडर देन द टॉप। क्या आप इस बात को जानते हैं, जो डैम का बेस होता है वो ज्यादा ब्रॉड होता है उसके टॉप से। दिस इज बिकॉज द ब्रॉड बेस नॉट ओनली सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द डैम बट ऑल्सो विथस्टैंड द हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर नियर द बॉटम। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, देखो, एक तो इस पे प्रेशर जो है वो कम लगेगा, है ना, ब्रॉड जो उसका एरिया है उसकी वजह से। दूसरी चीज क्या है कि जो वाटर का फ्लो है उसको भी वो एक मेंटेन करके रखेगा, है ना। The water stored in the dam exert pressure horizontally on the side walls of the dam and vertically on the floor due to the height of the water। तो ये क्या करते हैं, ये प्रेशर क्रिएट करते हैं, इस वजह से डैम्स का शेप जो है ऐसा बनाया जाता है। The pressure which act horizontally is very large near its bottom, thus withstand the pressure the base of the dam is made broader। तो क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो वाटर है वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं, सो टू रिड्यूस दैट प्रेशर डैम का जो बॉटम है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड बनाया जाता है। क्या ये चीज आपको समझ में आई है? क्या आपको रीजन समझ में आया है? नाउ लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ एयर ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। जिस तरीके से लास्ट क्लास में हमने देखा था कि क्या लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है, आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन है क्या एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है। सो आंसर देखो, वैसे तो हाँ है, विद रीजन हम यहां पे समझ लेंगे। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, you already know that air is all around us. The envelope of air surrounded the earth is called atmosphere। तो हमारे आसपास जो एयर है, एयर की जो ब्लैंकेट है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन, हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है दैट इज द मिक्सचर ऑफ ऑल द गैसेस, दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन सारे गैसेस से मिलके पूरा हमारा एयर बना है एंड उससे हमारा एटमॉस्फेयर बना है। And other gases in small quantities. The atmosphere extend up to many kilometers above the surface of the earth। जहां देखो वहां हमारा एटमॉस्फेयर ही तो है। Let us find out if the atmosphere exert pressure by performing the following activities। तो चेक करते हैं जरा इन एक्टिविटीज की हेल्प से। Now activity 6.3 let us explore। यहाँ पे क्या है, इन्वर्टेड पेपर प्लेट सेटअप। तो पेपर प्लेट को इन्वर्ट करके उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, एक स्टिक लगा दिया। ये इस तरीके से है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। नाउ लेट्स रीड दी एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है, टेक अ पेपर प्लेट, इन्वर्ट इट एंड अटैच अ स्टिक टू इट एज शोन इन दिस फिगर। तो एक हमें पेपर प्लेट ले लेना है, उसको उल्टा करके रखेंगे और उसके ऊपर हम एक स्टिक को अटैच कर देंगे जैसा हमें इस डायग्राम में दिखाया गया है। नाउ प्लेस इट ऑन अ प्लेन सरफेस। Take two identical sheet of the chart paper about 70 centimeter into 50 centimeter each. Fold one sheet twice and make a hole in the center। हमें दो आइडेंटिकल शीट लेनी है, चार्ट पेपर लेना है जिसका डायमीटर हमको यहाँ पे दे रखा है, डायमेंशंस हमको गिवन है 70 इंटू 56, है ना। और उसको क्या करना है, हमको एक शीट को दो बार फोल्ड करके उसमें एक सेंटर पे क्या कर देंगे, हम होल कर देंगे, ठीक है। होल इन द सेंटर ऑफ, देखो इस तरीके से प्लेट के ऊपर हमने पेपर रख दिया उसको फोल्ड करके, और उसके ऊपर होल्ड करके हम क्या करें, होल्ड द फोल्डेड चार्ट पेपर शीट बिंग इनफ फॉर स्टिक टू कम आउट, ताकि उससे जो स्टिक है वो बाहर की साइड आ जाए। प्लेस द फोल्डेड शीट ऑन द टॉप ऑफ द इन्वर्टेड प्लेट एज शोन। नाउ ट्राई टू लिफ्ट द पेपर प्लेट कवर्ड विद द फोल्डेड शीट यूजिंग द स्टिक। अब क्योंकि हमने सिर्फ इस पेपर में होल किया है, अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इस प्लेट को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। ऑब्जर्व हाउ मच एफर्ट इज नीडेड टू लिफ्ट इट। देखो कितना उसको प्रेशर
अप्लाई करना पड़ता है उस पेपर के प्लेट को उठाने के लिए, ठीक है। So now place the second unfolded chart paper sheet in the place of the folded sheet. Make a hole at the center of this chart paper for the stick to pass through. Cover the paper plate with the unfolded chart paper as shown in figure 6.9. तो फटाफट से 6.9 को देखेंगे। अब देखो, अब उन्होंने क्या किया, इसका एरिया इंक्रीज कर दिया, है ना। अब उन्होंने क्या कर दिया, इसका एरिया इंक्रीज कर दिया। अब जो चार्ट पेपर था वो अनफोल्डेड था और फिर उसको उसने कवर कर दिया। नाउ लिफ्ट द पेपर प्लेट अगेन एंड फील द एफर्ट नीडेड टू डूइंग सो। तो दोनों में एफर्ट देखना है कि किसमें ज्यादा एफर्ट लग रहा है, किसमें कम एफर्ट लग रहा है, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। सो in which case is the lifting easier, with the folded or the unfolded chart paper covering the paper plate? किसमें ज्यादा फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, किस प्लेट को उठाने के लिए ज्यादा ताकत लग रही है? You would have observed that more effort is needed to lift the paper plate when it is covered with the unfolded chart paper. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जहां पे unfolded chart paper है, उस प्लेट को, जहां पे अनफोल्डेड चार्ट पेपर है, उस प्लेट को उठाना बहुत ज्यादा टफ हो रहा है देन विद द फोल्डेड चार्ट पेपर, ठीक है, जहां पे फोल्डेड चार्ट पेपर है उसके कंपैरिजन में। सो द रीजन इज एरिया। क्या है उसका रीजन? एरिया ही तो है। व्हेन वी कवर द पेपर प्लेट विद द अनफोल्डेड चार्ट पेपर, द एरिया ऑफ द कवरिंग शीट इंक्रीज। देखो इसका एरिया जो है वो कैसा है, इसका एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू द फोल्डेड चार्ट पेपर। The effort needed to lift the paper plate increase. Notice that the weight of the covering sheet has not changed. देखो वेट चेंज नहीं हुआ, चार्ट पेपर तो दोनों सेम है, बट एरिया की वजह से भी प्रेशर पे बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। What can you infer from this? So what can you infer? We can infer from these observations that air exert force. एयर क्या एक्सर्ट करती है? एयर फोर्स एक्सर्ट करती है ऑन द कवरिंग शीट विच मेक इट डिफिकल्ट टू लिफ्ट द पेपर प्लेट। मोरओवर दिस फोर्स इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द एरिया। जितना ज्यादा एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, फोर्स वहां पे इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया? इट मीन्स दैट एयर इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन द पेपर प्लेट। इसका क्या मतलब है? एयर जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है उस पेपर प्लेट पे, जिसकी वजह से एरिया बढ़ जाने से जो फोर्स है वो ज्यादा क्या हो गया है, बढ़ गया है। एंड इट विल डिफिकल्ट टू क्या हो जाएगा, उसको उठाना, है ना। इट विल डिफिकल्ट टू टेक। नाउ व्हिच इंक्रीज एज द एरिया ऑफ द शीट कवरिंग इट इंक्रीज। एज फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। वी कैन कंक्लूड दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द पेपर शीट। इन फैक्ट एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। सिर्फ उस पेपर शीट पे ही वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रही है, एयर हर उस चीज पे प्रेशर एक्सर्ट करती है जो भी हमारे आसपास चीजें रखी हुई हैं, हर चीज पे एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। समझ में आ रहा है? हर एक चीज पे प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, किसके द्वारा? एयर के द्वारा। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो जो हमारे एनवायरमेंट के द्वारा, है ना, जो हमारे सराउंडिंग के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? एटमॉस्फेरिक pressure. Now, you must have experienced that when you blow air into a balloon, it get inflated. जैसे हम बलून में एयर भरते हैं वो क्या हो जाता है? फूल जाता है। Why? This is because the air being filled inside the balloon exert pressure on the wall of the balloon. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो एयर उस बलून के अंदर जा रहा है वो क्या कर रहा है? वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है बलून के हर एक पार्ट पे, जिसकी वजह से बलून जो है वो इन्फ्लेट हो गया। समझ में आया? Now, can you say that air exert pressure in all direction? क्या अब हम ये बात कह सकते हैं कि जिस तरीके से लिक्विड हर एक डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करती थी, क्या उसी तरीके से गैस भी हर एक एरिया में, हर एक जगह पे प्रेशर अप्लाई करता है? अगेन यस। सो यस, that is why the balloon expand in all directions. What happen when an inflated balloon is kept without closing its mouth? The air escape from the balloon. Why does the air escape from the balloon? अगर हम देखो
हम पूरा क्या करते हैं, उसको क्लोज करते हैं और सिर्फ हमारे मुंह से हवा जाती है और कहीं इधर उधर हवा नहीं जाती। अगर हम उसको ऐसे पूरा खोल दे, है ना, बलून के माउथ को, और फिर उसमें ऐसे हम फूंक मारे, तो वो ब्लो नहीं करेगा, तो वो इन्फ्लेट नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेशर कम हो गया, क्योंकि वहां पे एरिया बढ़ गया। क्या सारी चीजें आपको समझ में आ रही, कैसे इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से? हाँ, ये कैसे इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? नाउ, have you ever wondered why large the atmospheric pressure is? Let us get an idea about its magnitude by performing the following activity. तो एक एक्टिविटी की हेल्प से हमें समझते हैं कि इतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों है, क्या रीजन है इतना लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने के पीछे का। ओके, सो एक एक्टिविटी की हेल्प से हम ये समझेंगे। सो एक्टिविटी 6.4, लेट अस परफॉर्म। क्या करना है हमको, एक रबर सकर ले लेना है, वो भी अच्छी क्वालिटी का, जो एक बार उसमें जमीन पे लग गया, फिर छत की रूफ पे लग गया, फिर उसको निकालना मुश्किल है ना। देखा ना, इतने ज्यादा हाई क्वालिटी के रबर सकर आते हैं जिससे वो इंसान भी ना ऊपर चढ़ जाते हैं। नाउ प्रेस इट फॉर्मली अगेंस्ट अ स्मूथ फ्लैट सरफेस। अब उसको एक स्मूथ फ्लैट सरफेस पे प्रेस कर दो और फिर उसको छोड़ दो, तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक अच्छी सी अपनी ग्रिप बना लेगा उस सरफेस पे। नाउ डू यू रियलाइज दैट इट स्टिक टू द सरफेस? यस, तो वो क्या होता है, वो सरफेस पे जाके स्टिक हो जाता है। नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ। अब हम जैसे ही उसको निकालने की कोशिश करेंगे, इट विल मोर डिफिकल्ट फॉर अस, है ना, और वो आसानी से नहीं निकलेगा। डू यू फाइंड इट इज डिफिकल्ट टू पुल ऑफ? हाँ, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उसको पुल करना। Now, when we press the sucker, most of the air between its cup and the surface on which it is placed is pushed out and the air pressure inside is it reduced. तो जैसे ही हम उस सकर को ऐसे खींचने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने क्या किया होता है, अपना एक प्रेशर क्रिएट किया होता है, ठीक है। पूरा का पूरा जो यहाँ पे एयर है, उन सब ने क्या किया होता है, एक प्रेशर क्रिएट किया होता है, जिसकी वजह से उसको निकालना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, ठीक है। द सकर स्टिक टू द सरफेस बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ एयर सराउंडेड द सकर इज हायर देन द प्रेशर एक्सर्टेड इनसाइड द सकर। अब देखो, प्लेन सरफेस था, अब उस सकर को क्या करते हैं, पहले हम प्रेस करते हैं और फिर हम इस पे छोड़ देते हैं, तो वो क्या होगा, वो उस पे चिपक जाएगा। अब अंदर का जो प्रेशर है वो कम है, बाहर का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, तो उसको हमें खींचना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, ठीक है। अगर अंदर का प्रेशर हमारा ज्यादा होता और बाहर का प्रेशर हमारा कम होता, तो वो आसानी से क्या हो जाता, उसको हम वापस से निकाल सकते थे। टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस, the applied force should be strong enough to overcome the pressure difference between outside the sucker and the inside the sucker, ठीक है। अगर हमको उसको निकालना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेशर इक्वल करना पड़ेगा। समझ में आया? Now, do you know how the large atmospheric pressure is? So the force exerted by the atmosphere air कॉलम ओवर एन एरिया 15 सेंटीमीटर, ठीक है, हमारा डायमेंशन दे रखा है, इज नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, जो ग्रेविटी किसी भी मास पे, किसी के भी वेट पे फोर्स लगाती है, उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 2 to 5 kg है ना, the reason we are not crushed under this weight is that the pressure inside our bodies is also equal to the atmospheric pressure. तो हमारी बॉडी का जितना प्रेशर है उतना ही हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, इसी वजह से हम क्रश नहीं होते हैं। लेकिन अगर ये प्रेशर जो है वो डिसबैलेंस हुआ, तो मे बी द चांसेस इज कि हम क्रश्ड हो जाएं, ठीक है, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा हाई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा हाई है। नाउ दिस बैलेंस, the pressure exerted from outside the pressure inside in a body is caused by the movement of the fluids and gases in tissues and the organ of the body. तो ये जो प्रेशर है ये मेंटेन कौन करता है, जो हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड है, जो हमारी बॉडी के अंदर गैसेस प्रेजेंट है हमारे टिश्यूज में, तो ये उन प्रेशर्स को मेंटेन करते हैं। तो उतना ही प्रेशर हमारी बॉडी में है जितना हमारे आउटसाइड है, इसी वजह से हमें ऐसा कुछ फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो नेट रिजल्टेंट है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। आया समझ में इतना आपको? नाउ a step further, so the SI unit of the pressure is Newton per meter square, also known as Pascal. We have already read these things. So however the practical unit of the air pressure is millibar,
ठीक है, एयर प्रेशर का यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, मिली बार, विच इज इक्वल टू 100 पास्कल. सो 1 मिली बार इज इक्वल टू 100 पास्कल. एंड एयर प्रेशर इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन हेक्टोपास्कल, HPA, which is equal to 100 पास्कल. ठीक है. नाउ फॉर्मेशन ऑफ विंड. अब विंड की फॉर्मेशन कैसे हुई है इसके बारे में जरा हम बात करेंगे. सो यू हैव नोटिस दैट ऑन सम डे द विंड ब्लो स्ट्रांगली. ये तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जबकि किसी दिन बिल्कुल हवा चलती ही नहीं है ना, हवा बहती ही नहीं है. सो it is calm. Sometimes wind becomes so strong that it can cause damage to the life and the property. इतनी तगड़ी, इतनी तेज हवा चलती है कि वो प्रॉपर्टी को, वो लाइफ को, दोनों चीज को डैमेज कर देती है. You must have seen that when an inflated balloon is kept without closing its mouth, the air from the balloon escape. And recall that, क्योंकि देखो अगर हम उसका माउथ जो है वो लार्ज करके उसमें एयर फिल करने की कोशिश करेंगे तो वो जो है वो ब्लो नहीं करेगा, राइट? That when there is a puncture in the bicycle tube, the air escape and the tube collapse. एयर जो है वहां से escape हो जाता है और जो ट्यूब है जो collapse हो जाता है, फिर उसमें हम फिर से हवा डलवाते हैं, है ना? In both these cases, do air move from high pressure region to the low pressure region? क्या इन दोनों में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट हुआ है? देखो एरिया वहां पे कम है तो प्रेशर डेफिनेटली विल बी मोर, है ना? तो टायर की बात अगर हम करें या फिर हम बलून की बात करें, सो दे आर सो स्मॉलर एज कंपेयर टू आवर एटमॉस्फेयर. तो वहां पे प्रेशर कम लगेगा. कहां पे प्रेशर कम लगेगा? हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम लगेगा. एंड इनसाइड द बलून और इनसाइड द टायर देयर इज मोर प्रेशर. सो हमेशा कहां से कहां की तरफ मूव हुआ है? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ मूवमेंट हुआ है. ठीक है. Now, does the difference in air pressure have anything to do with the performance of wind? क्या एयर प्रेशर का, not performance is formation, क्या एयर प्रेशर का विंड फॉर्मेशन से कोई लेना देना है? अब पूछ रहे हैं कि हाउ डू विंड फॉर्म. अब ये विंड बनती कैसे है भाई, इसके बारे में जरा हम बात करेंगे. सो लेट अस फाइंड आउट फ्रॉम दी फॉलोइंग एक्टिविटी. तो देखो यहाँ पे जो प्रेशर है, यहाँ पे जो विंड है, डेफिनेटली दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, है ना? क्योंकि विंड अगर चल रही है, ज्यादा तेज होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, कम होगी तो प्रेशर कम होगा, हमें फील भी नहीं होगा. ठीक है. सो एक्टिविटी 6.5, लेट अस ऑब्जर्व. Take two similar balloon made of thin rubber and drinking straw. दो हमें बलून ले लेने हैं और एक हमें ड्रिंकिंग स्ट्रॉ ले लेना है. Insert one end of the straw into one balloon and secure it with the rubber band or the thread. तो बलून को हमें स्ट्रॉ के साथ क्या कर देना, अच्छे से बांध देना है. Now inflate the second balloon and hold it mouth with your finger so that the air does not escape. Insert the free end of the straw into the neck of the inflated balloon and secure it with the rubber band or the thread. जैसे कि उस पिक्चर में हमको यहाँ पे दिख रहा है. Make sure that the air does not leak from the balloon as the straw is inserted in it. हमको क्या करना है कि हमें बिल्कुल ये मेक श्योर कर लेना है कि भाई जो हमारे पास बलून है, जो इन्फ्लेटेड बलून है, उससे कहीं से भी एयर लीक नहीं होनी चाहिए. ठीक है, इस बात का हमको खासा ध्यान रखना है. Now you have one end of the straw inside the inflated balloon and the other end inside the unflated balloon as shown in this figure. तो अब देखो होगा क्या, हमें पता है कि स्ट्रॉ में ना होल तो होगा ही, तो यहां से, क्योंकि अब देखो कहीं बाहर जाने की इसकी जगह नहीं है, तो यहां से एयर पास होगा इस बलून में और ये धीरे 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 ये भी इन्फ्लेट होता चला जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों बलून इक्वल हो जाएंगे. ठीक. सो प्रिडिक्ट क्या है, व्हाट वुड हैपन टू द बलून. तो बलून जो है वो इन्फ्लेट हो रहा है. ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द बोथ ऑफ द बलून. डिड इट हैपन एज प्रिडिक्ट. जैसा हमने सोचा था क्या वो वैसा ही होगा. देखो वैसा तो होना ही है ना. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द साइज ऑफ द बलून. यस. राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन. तो हम क्या देखेंगे, जो पहला बलून था हमारा, ब्लू जो बलून है वो धीरे धीरे डिफ्लेटेड हो रहा है एंड द येलो बलून धीरे धीरे इन्फ्लेटेड हो रहा है. ठीक है. What can be the reason for the change in the size of the balloon? तो उसमें जो एयर प्रेशर है, सी वन बलून इज फुल ऑफ एयर, है ना, और उसके पास एक ही रास्ता है एयर को पास होने का, तो वो जहां जाएगा तो एयर हैव इट्स ओन मास ना, तो वो भी तो जगह क्रिएट करेगा, वो भी तो स्पेस लेगा. तो वो दूसरे बलून में स्पेस ले रहा है, तो जब स्पेस लेगा तो उसको क्या हो जाएगा, उसको ब्रॉड होना पड़ेगा. समझ में आया? सो the air pressure in the inflated balloon is higher than the
इनफ्लेटेड बलून, तो जो फूला हुआ बलून है उसके पास प्रेशर ज्यादा है, जो इनफ्लेटेड बलून है, ठीक है, उसके पास क्या है, देखो क्या कह रहे हैं, द एयर प्रेशर इन इनफ्लेटेड बलून इज हायर देन द uninflated balloon. As result, some air move from inflated balloon to the uninflated balloon, resulting the change in the size of the both the balloon. तो हमें दोनों बलून में चेंज देखने के लिए मिलेगा. जो ब्लू बलून है उसका धीरे धीरे जो स्ट्रक्चर है वो डिफॉर्म होता चला जाएगा, एंड येलो बलून जो है वो रिफॉर्म होता चला जाएगा. ठीक है. Do you notice that after some time both the balloon attain almost the same size? Yes. So this is our prediction and this is the reality. And the flow of air stop. Why does the air flow stop? क्योंकि अब तो इक्वल हो गया. हमने देखा था कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूवमेंट होता है एयर का. अब नाउ द प्रेशर बिकम इक्वल, तो एयर मूव क्यों करेगा? जब प्रेशर इक्वल है तो एयर मूव नहीं करेगा. ठीक है. The flow of air continue till the air pressure in the inflated balloon is higher than the air pressure is uninflated balloon. The air blow stop when the pressure in both the balloons become equal. तो जब दोनों balloons में pressure equal हो जाएंगे तो वो flow करना बंद कर देगा. At this stage, both balloons are almost of the same size. Thus, we can conclude that air move from the region of the higher pressure to the region of the lower pressure. तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा. इवन वाटर का अगर कॉन्सेप्ट है तो वो भी सेम ही रहेगा. ठीक. नाउ you can relate this conclusion to the directions of the sea breeze and the land breeze. तो यही चीजें हम कहां पे नोटिस करेंगे? यही चीजें हम लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज में नोटिस करेंगे. So which you studied in Curiosity grade 7 as land breeze, as land get heated faster than water during a day, the air above the land become warmer and lighter. तो यहाँ पे क्या होता है कि एक दिन के टाइम की अगर हम बात करें तो लैंड जो है वो ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है एज कंपेयर टू वाटर, है ना. तो क्या करता है, जो एयर है वो एयर से वाटर की तरफ मूव करेगी, और शाम के टाइम पे जो लैंड है, ठीक है, वो ज्यादा ठंडी हो जाती है एज कंपेयर टू वाटर, तो वहां से एयर इधर की तरफ मूव होगा. ठीक है, समझ में आ गया. नाउ हेंस इट राइज क्रिएटिंग एन एरिया ऑफ द लो प्रेशर. द एयर फ्रॉम द हायर प्रेशर रीजन ऑफ द सी बिलो टू द लोअर प्रेशर रीजन विच डेवलप ऑन द लैंड रिजल्टिंग इन द सी ब्रीज. एट नाइट वाटर इज वार्मर, तो वाटर इज वार्मर तो उसके एयर भी वार्मर होगा than the land. Therefore, the low pressure area develop above the sea. As the result, the wind blow from land to sea, giving rise to the land breeze. Thus, the phenomena of the land breeze and the sea breeze is mainly due to the pressure difference. तो land breeze and sea breeze हमें किस वजह से देखने के लिए मिलता है? Pressure difference की वजह से हमको देखने के लिए मिलता है. Now, if you could measure the speed of escaping air in activity 6.5, we would find that the speed of the air is higher in the pressure difference is higher. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि हम ये देखेंगे कि जो एयर का स्पीड है वो ज्यादा होगा अगर उस पे प्रेशर डिफरेंस अगर उसका ज्यादा होगा तो. ठीक है. आई हैव रेड दैट हाई स्पीड विंड कैन ब्लो ऑफ रूफ. यस, इतनी तगड़ी इतनी तेज हवा चलती कि वो घर वर सबको उड़ा के चली जाती है. आई वंडर्ड हाउ, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, इनसाइड द हाउस जो प्रेशर लग रहा है एंड आउटसाइड द हाउस जो प्रेशर लग रहा है वो डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा छत ही उड़ जाता है. तो ये सब प्रेशर है. ठीक है. इस पे एक प्रिंसिपल काम करता है, दैट इज द बर्नौली प्रिंसिपल, है ना. आप आगे जाके पढ़ोगे. ठीक है. आप एक चीज, आप एक एक्सपेरिमेंट भी करोगे. आप ना एक रिफिल नहीं, एक पेन ले लेना, है ना. उसका ऊपर वाला भी खोल देना और नीचे वाला भी उसका खोल देना. ठीक है. बिल्कुल खोखला पेन बन गया, मतलब स्ट्रॉ जैसा बन गया. उसमें पानी भरना, और अगर दोनों चीजें खाली रहेंगी ना तो वो आराम से पानी नीचे गिर जाएगा. बट इफ यू पुट फिंगर एट द एंड ऑफ द टिप, तो आप क्या देखोगे, पूरा भरा हुआ पेन है, उल्टा करके भी रखोगे तो भी पानी जो है वो नीचे नहीं गिरेगा. ठीक है. तो यहाँ पे भी फिजिक्स काम कर रही है, यहाँ पे भी प्रिंसिपल्स काम कर रहे हैं. सो यही प्रिंसिपल काम करता है. नाउ हाई स्पीड विंड रिजल्ट इन लोअरिंग द एयर प्रेशर. ज्यादा स्पीड जो हो जाती है विंड की, उसकी वजह से एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, और इसी वजह से जो रूफ्स वगैरह होते हैं घरों के वो ऐसे उड़ जाते हैं. नाउ एक्टिविटी 6.6, लेट अस ऑब्जर्व. टेक 2 बलून ऑफ द सेम साइज. हमें 2 बलून ले लेने हैं सेम साइज के.
इन्फ्लेट बोथ द बलून एंड टाई स्ट्रिंग टू देम, दोनों बलून को हमें इन्फ्लेट कर लेना है और हमको उसको स्ट्रिंग के साथ टाई कर देना है. Hang the two balloon from a stick, leaving a gap of 6 to 10 centimeter. Now blow air into the narrow space between the balloon. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? What happened to the balloon? Note down your observations. Clear? तो अब हमें अपने observations को देखना है, right? Now blow harder and observe. अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे ये चीज देखते हैं. When you blow between the two balloons, you observe that they move towards each other. ये क्या होंगे? एक दूसरे की तरफ. देखो यहाँ से अगर आप ब्लो करते हो तो ये क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के अंदर, देखो ये इधर और ये इधर की तरफ इनका मूवमेंट होगा, राइट? नाउ move towards each other. जैसे ही हमने उसको ब्लो किया, this happens because when you blow between the balloon, ठीक है, a low pressure area is created between them. तो उनके बीच में क्या हो रहा है, लो प्रेशर, तो वो कोलैप्स करने की कोशिश करें. जैसे ही उनका प्रेशर जो है वो कम हो रहा है, वो क्या करने की कोशिश करें, एक साथ कोलैप्स होने की कोशिश करें. तो यही फिनोमिना लगता है जो हम बोलते हैं ना कि किसी के घर की छत उड़ गई है ना, तो दिस फिनोमिना वर्क्स देयर. नाउ the higher air pressure surrounded the balloon pushes them towards each other. तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा सराउंडिंग का, उसकी वजह से क्या होगा, दो चीज आपस में ना कोलाइड करने लग जाएगी. You must have observed that blowing harder increase the speed at which the balloon approach each other. What can you infer from this activity? We infer that high speed winds are accompanied by the reducing air pressure. जितना ज्यादा हाई स्पीड होगा उतना ज्यादा एयर प्रेशर कम हो जाएगा. ठीक है, क्या कहा, जितना ज्यादा हाई प्रेशर होगा, है ना, जितना ज्यादा हम बोल सकते हैं हाई प्रेशर बोले, फिर जितना ज्यादा जो विंड की स्पीड है वो जितना ज्यादा होगी उतना क्या हो जाएगा, यहाँ पे एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, उतना एयर प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. सो when high speed wind blow over the house, the low pressure area is created over them as high speed. तो देखो यहाँ अंदर का प्रेशर ठीक ठाक है, अंदर इतनी तेज हवा नहीं चल रही है, बट बाहर का प्रेशर रिड्यूस हो गया. बाहर का प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा, अंदर का प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, इसको ऐसे जोर का धक्का मारेगा और छत जो है वो उड़ जाएगी, है ना, छत जो है वो क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी. सो अब अगर बाहर का प्रेशर कम है, अंदर का नहीं, बाहर का प्रेशर ज्यादा है और अंदर का प्रेशर कम है, तो वो अंदर की तरफ क्रश हो जाएगा. So as high speed winds are accompanied by the reduced pressure, therefore the air pressure above the roof of the house is lower than the pressure below them. तो घर के अंदर का प्रेशर ज्यादा है as compared to घर के बाहर का, तो वो पुश करेगा बाहर की साइड छत को और छत गायब हो जाएगी. If the pressure difference is large and the roof are weak and they may be blown away, as shown in this figure, that is why it is safer to keep door and window of the house open during storm with high speed winds. देख रहे हो क्या कह रहे हैं, हम क्या करते हैं, जब बहुत तेज आंधी तूफान आता है तो हम फटाफट से अपनी खिड़की दरवाजे सारे के सारे बंद कर लेते हैं, है ना. जब बहुत ही तेज आंधी तूफान आता है तो हमें खिड़की दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए. क्यों? क्योंकि वो जो हवा है वो घर के अंदर आएगी, तो घर में भी तो जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा. बाहर का एयर प्रेशर वैसे डिक्रीज हुआ है, तो क्या हो जाएगा, फिर अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर कुछ टाइम के लिए तो मेंटेन हम रख सकते हैं. ठीक है, जितनी हमारी कोशिश है हमको वो करना चाहिए. तो आगे से ध्यान रखना, अगर तेज आंधी तूफान आता है तो पूरे घर को पैक करने की बजाय हमें एयर वेंटिलेशन रखना चाहिए. हमें घर के अंदर भी उसी माहौल को क्रिएट कर देना चाहिए ताकि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट ना हो, और जब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो हमारा घर बच जाएगा. क्लियर है? तो देखो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, है ना, और जनरली हम यही करते हैं कि खिड़की दरवाजे अपने बंद कर देते हैं. Now, when the same wind move over the roof and through the house, the pressure difference between inside the house and over the roof is reduced to the large extent, and this help prevent a roof from being blown off as shown in this figure. तो अगर हम खिड़की दरवाजे खुले रखेंगे तो प्रेशर जो है वो मेंटेन रहेगा अंदर का और बाहर दोनों का. ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस एज सच हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा और हमारा घर जो है वो टूटने से बच जाएगा. ठीक, you must have experienced that when high speed wind blown during storm, they are sometimes accompanied by thunder and lightning. Let's learn more about them. तो जब बहुत तेज आंधी तूफान चलती है,
ठीक है, जब बहुत तेज आंधी तूफान चलती है तो थंडरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, लाइटनिंग स्टार्ट हो जाती है ना। तो इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, बट नॉट इन दिस क्लास। देखते हैं कितना टॉपिक बचा हुआ है। आई होप कि नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश कर दें, है ना। तो ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर्स हम नहीं कर रहे हैं, मोस्टली हाफ एन आवर के हमारे लेक्चर्स हैं। एंड क्योंकि देखो आपके ऊपर भी एक तरफ से बर्डन नहीं पड़ना चाहिए, है ना। छोटे, इतने भी छोटे देखो लेक्चर नहीं है आपका। मोस्टली हर एक जो आपका चैप्टर है, थ्योरी वाला पार्ट वी हैव कवर्ड इन 3 लेक्चर्स, एंड एक लेक्चर में हमने क्वेश्चन आंसर कवर किया है, ठीक है। तो 1 पेज 2 3 4 5। तो अब हाँ ठीक है, यहां से अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सो आई होप कि देखो आज हमने बहुत अच्छी चीजें सीखी हैं, है ना। तो मेक श्योर कि आप उन चीजों को अप्लाई करें, एंड एक बार एनसीईआरटी को जरूर रीड करें, मैं अपने हर एक लेक्चर में कहती हूँ, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे ढंग से रीड कर रहे हैं। कोई भी ऐसा वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आता है या फिर नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी की बातें होंगी अब हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।